हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन टेक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि भाई सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई इस सिस्टम को हम कंट्रोल किस तरह से करते हैं, इस कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में फिर हम पूरा सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास मेन सब्जेक्ट आता है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, और उसमें भी सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई सिस्टम क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इस कंट्रोल सिस्टम में हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि भाई ये सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जब हम सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, हम सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि भाई इस कंट्रोल का मीनिंग क्या है और फिर ये कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट निकल के आता है कि सिस्टम क्या होता है। राइट, तो सिस्टम क्या है? सिस्टम वस्तुओं का एक संग्रह है। ठीक है, सिस्टम क्या है? वस्तुओं का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वस्तुओं का संग्रह है जो कि क्या हो, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। वस्तुओं का संग्रह है, और ये जो वस्तुएं होंगी ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, एक दूसरे से संबद्ध होंगी। रिलेटेड टू ईच अदर, संबद्ध, एक दूसरे से संबद्ध होंगी, एक दूसरे से संबद्ध होगी। और ये क्या करेंगी, ये जो वस्तुएं रहेंगी ये सब मिलकर एक पूरा होल बना लेंगी, एक पूरा सिस्टम बना लेंगी, एक एंटायर बना लेंगी। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ये क्या करेंगी, एक पूरा निकाय बना लेंगी। राइट, तो ये जो है वस्तुओं का संग्रह है जो कि क्या है, वस्तु एक दूसरे से संबद्ध हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक है, यदि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हुई तो क्या वो सिस्टम बना पाएंगी? वो एक सिस्टम नहीं बना पाएंगी। तो ये जो वस्तुएं हैं इनका संग्रह भी इस तरह से किया जाना चाहिए कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक दूसरे से संबद्ध हो, और फिर ये जो आपस में वस्तुएं रहेंगी ये पूरा मिला के क्या बना लेगा, एक निकाय बना लेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक सिस्टम। जैसे यदि मैं इसको एक जनरल हमारे भाषा में बताऊं कि सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कोई क्लासरूम था। राइट, इस क्लासरूम में एक कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में आपके पास टीचर अवेलेबल है। राइट, टीचर भी अवेलेबल है, विद्यार्थी भी थे यहाँ इस क्लासरूम में। विद्यार्थी को बैठने के लिए कुर्सियां भी अवेलेबल है, टीचर को पढ़ाने के लिए मार्कर भी अवेलेबल है, पंखे भी अवेलेबल हैं, हर चीज अवेलेबल है इत्यादि, ये सब चीजें अवेलेबल है। एक कोई क्लासरूम था, इस क्लासरूम में टीचर भी है, पढ़ाने के लिए टीचर है। टीचर अब पढ़ाएगा किस पे? बोर्ड भी अवेलेबल है, मार्कर भी अवेलेबल है, फिर एज वेल एज स्टूडेंट भी वहां बैठे हुए हैं। राइट, इनके साथ में स्टूडेंट भी वहां बैठे हुए हैं। स्टूडेंट चेयर्स पे बैठे हुए हैं, इनके लिए पंखा भी लगाया गया है, कूलर भी लगाया गया है, ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई है, सब चीजें वहां अवेलेबल है। तो ये जो पूरा क्लासरूम होगा, इस पूरे क्लासरूम को हम बोलेंगे कि ये एक निकाय है। क्यों निकाय है? क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। टीचर, विद्यार्थी, कुर्सी, मार्कर, पंखे इत्यादि। मान लीजिए यहां टीचर की जगह कोई पंडित आ जाता। राइट, तो क्या ये एक निकाय बना पाते? क्यों? इस पंडित का इस क्लासरूम में कोई लेना देना नहीं है, ये चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इस क्लासरूम में टीचर का होना ही वैलिड है। क्यों? यदि टीचर नहीं होगा तो इनको पढ़ाएगा कौन? राइट, तो ये क्या किया, ये सारी चीजें जो थी वो एक क्लासरूम बनाया। इस क्लासरूम को हमने बोल दिया सिस्टम, क्योंकि ये सब चीजें क्या मिल रही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इन सब ने मिलाकर एक निकाय बना लिया जिसको हमने बोल दिया क्लासरूम। बात आई समझ में? तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये निकल के आती है कि भाई क्लास जो सिस्टम है वो क्या होता है। सिस्टम होता है वस्तुओं का संग्रह हो, और जो इस तरह से रिलेटेड हो, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो, और एक निकाय बना लेती है, एक होल बना लेती हैं, तो वो कहलाता है सिस्टम। अब इसके बाद में हमारा डिस्कशन आता है कि भाई कंट्रोल सिस्टम क्या है। ये तो अभी हमने देखा सिस्टम क्या है, इसके बाद में आता है कंट्रोल सिस्टम क्या है। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है इसका खुद कि भाई यदि सिस्टम को हम कंट्रोल कर लें,
यदि हम सिस्टम को कंट्रोल कर लें तो वो क्या कहलाता है, कंट्रोल सिस्टम। देखिए कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम को कंट्रोल करना कंट्रोल सिस्टम हो गया। या हम बोले कि यदि हम किसी मशीन का जो आउटकम आ रहा है, किसी मशीन का कोई आउटकम आ रहा है और वो हमारी इच्छा के अनुसार आ जाए, ठीक है, मशीन का आउटकम आने वाला है, ठीक है, लेकिन वो यदि हमारी इच्छा के अनुसार आ जाए तो उसको हम बोलेंगे कि ये कंट्रोल सिस्टम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, उस मशीन का जो आउटकम था उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया, क्योंकि वहां जो आउटकम आ रहा है वो हमारी इच्छा के अनुसार आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम का जो आउटपुट है यदि वो हमारी इच्छा के अनुसार आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम क्या हो गया, एक कंट्रोल्ड सिस्टम हो गया, हमने उस सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोल कर लिया। तो मीनिंग समझ में आया कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, किसी सिस्टम के आउटपुट को हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करना या किसी मशीन के आउटकम को हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करना, यह कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। किसी सिस्टम के आउटकम को या फिर किसी मशीन के आउटकम को, ठीक है, इनका जो आउटपुट आया, इस आउटपुट को हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करना, ये कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। मीनिंग समझ में आया कि हमने क्या किया, किसी मशीन के आउटकम को या किसी सिस्टम के आउटपुट को हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर लिया, तो ये कहलाया कंट्रोल सिस्टम। इसको एक जनरल लैंग्वेज में हम समझें कि जनरल एग्जांपल क्या होगा। मान लीजिए आप एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक कार चला रहा हूं, ठीक है, अभी तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर कार चलाई, बिल्कुल मैं यहां से कार लेके आ रहा हूं और बिल्कुल स्ट्रेट रोड था, मैंने कार को चलाता रहा। मान लीजिए थोड़ी देर बाद में इस रोड पर कोई एक टर्न आ जाता है, कोई मोड़ आ जाता है, राइट। इस कार को हमने चलाया, बिल्कुल सीधी रोड थी, ठीक है, थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, यहां कोई एक मुड़ाव आ गया, कोई मोड़ आ गया इस रोड पर। तो यदि मैं इस कार को बिल्कुल इसी डायरेक्शन में बिना स्टीयरिंग को मूव किए, ठीक है, जो मैं स्टीयरिंग चला रहा हूं, स्टीयरिंग से जब मैं कार को चला रहा हूं, तो यदि मैं बिना स्टीयरिंग को मूव किए इसी तरह से कार को चलाता रहूं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, ये जो कार होगी वो यहां से रोड से डाइवर्ट हो जाएगी, क्योंकि रोड तो इस तरह से घूम गई, मुड़ाव इस तरह से आ गया, तो आपको कार को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से मोड़ना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मैंने इस कार को नहीं मोड़ा, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, यहां जो भी चीजें होंगी उससे ये कार जाके टकरा जाएगी, और टकरा जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बात आई समझ में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये रोड घूमा उसी तरह से मुझे इस कार की जो स्टीयरिंग थी, ठीक है, इस कार की जो स्टीयरिंग थी उस स्टीयरिंग को भी घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, यहां कोई एक एक्सीडेंट हो सकता है। बात आई समझ में। तो अब हमने क्या किया, हमने उस स्टीयरिंग को मोड़ दिया, ठीक है, क्यों, यदि स्टीयरिंग नहीं मोड़ेंगे तो एक्सीडेंट होगा। हमने क्या किया, उस स्टीयरिंग को मोड़ दिया और ये स्टीयरिंग मोड़ के हम इस कार को इसी मुड़ाव वाली जगह पर ले आए। तो अब ये जो सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, एक कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम क्यों हुआ, पहली चीज ये जो भी सिस्टम है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि कार और सड़क दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, कार केवल सड़क पर ही चलेगी, ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। तो ये तो हो गया एक सिस्टम। और हमने क्या किया, जैसे जैसे रोड घूमा, उस रोड को घूमते हुए हमने कार की स्टीयरिंग को भी घुमा दिया। तो ये हो गया कि हमने उस कार का जो डायरेक्शन था, उस कार की जो दिशा थी, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। बात आई समझ में। इसको यदि मैं थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करूं और अच्छे से यदि हम इसका डिस्कशन करें, तो हुआ क्या था भाई, जैसे जैसे कार मूव कर रही थी, इस डायरेक्शन में कार मूव कर रही थी, पहले यहां तक तो रोड बिल्कुल सीधा था, इसके बाद में रोड में आ जाता है एक घुमाव। तो जैसे जैसे हम बिल्कुल कार को चला रहे थे, तो हमने क्या किया, स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा रखा। थोड़ी देर बाद में जैसे ही हम यहां पहुंच गए, तो हमारे दिमाग ने क्या देखा, हमारी आंखों ने क्या देखा कि भाई यहां एक मोड़ है, ठीक है, हमारी आंखों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहां एक मोड़ है। इस मोड़ पर आप यदि इसी कार को इसी तरह से चलाते रहे, तो थोड़ी देर बाद में कार जो होगी वो इस सड़क को छोड़ देगी, और छोड़ने के बाद में कहीं भी चले जाएगी और एक्सीडेंट
हो जाएगा। तो हमारी आंखों ने उस चीज को देखा कि भाई यहाँ एक मोड़ है, तो अब ब्रेन क्या करेगा, हमारा जो दिमाग है वो क्या करेगा, हमारा दिमाग एक सिग्नल जनरेट करेगा। हमारे दिमाग ने क्या सिग्नल जनरेट किया, हमारे दिमाग ने ये देखा कि भाई यदि ये इसी तरह से चलती रही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारा दिमाग अब क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। ठीक है, हमारे दिमाग ने एक सिग्नल जनरेट किया। कब जनरेट किया, जबकि उसने आंखों से देखा कि भाई यहाँ एक मुड़ाव है। तो इस दिमाग ने क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया, और इस सिग्नल को उसने किसके पास भेजा, उसने इस सिग्नल को भेजा हमारे हाथ के पास में, राइट। इस हाथ के पास में जब ये सिग्नल गया तो अब इस हाथ ने क्या किया, उस स्टीयरिंग को घुमा दिया, उस स्टीयरिंग को मोड़ दिया। और जब ये स्टीयरिंग मोड़ दी गई तो अब जो कार थी वो यहां आना स्टार्ट हो गई, इसी मुड़ाव वाली जगह से जाना स्टार्ट हो गई। तो अब इस जो हाथ ने कंट्रोल सिस्टम जनरेट किया, हाथ ने क्या किया, कंट्रोल सिस्टम जनरेट किया। उसने क्या किया, वो जो स्टीयरिंग थी उसको घुमा दिया, और स्टीयरिंग घूमने की वजह से ये जो कार थी वो इस मुड़ाव वाली जगह से जाना शुरू हो गई। तो बात आई समझ में। तो सबसे पहली चीज क्या हुआ, हमारे आंखों ने क्या देखा, हमारी आंखों ने देखा कि भाई यहाँ एक रोड सीधा नहीं है, यहाँ एक मुड़ाव है। यदि मुड़ाव है तो आपको इस कार को भी मोड़ना पड़ेगा। तो फिर जब इसने ये चीज देखी तो इसने ब्रेन के पास में एक सिग्नल जनरेट हुआ कि भाई यहाँ आपकी जो कार है और सड़क है, ये दोनों चीजें अलग अलग जा रही है। कार यहाँ जाना चाह रही है यदि मैं स्टीयरिंग को मूव नहीं करता हूं, और सड़क जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, सड़क जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। दोनों चीजें अलग अलग है। यदि दोनों चीजें अलग अलग है तो यहाँ एक एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब हमारा जो दिमाग था, उस दिमाग ने एक सिग्नल जनरेट किया। उसने इस सिग्नल को किसके पास भेजा, हमारे हाथ के पास में भेजा। और इस हाथ ने अब क्या किया, यहाँ एक और इस हाथ ने क्या किया, इस स्टीयरिंग को मूव कर दिया। और उस स्टीयरिंग को मूव करने से अब ये जो कार थी वो इस मुड़ाव वाली जगह से जाना शुरू हो गई। जब ये कार मुड़ाव वाली जगह से जाना शुरू हो गई तो अब यहाँ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हम इस कार को एज इट इज इस मोड़ पर चलाते रहेंगे। बात आई समझ में। इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आप एक वही कार को चला रहे हैं, कार की सपोज स्पीड है आपकी 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर आप इस कार को चलाते रहे। बिल्कुल यहां अभी कोई रश नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, आप इस बिना भीड़ वाली जगह पर खाली रोड था, आप चलाते रहे। थोड़ी देर बाद में आपने क्या देखा कि यहाँ कोई एक गांव आ जाता है। यदि यहाँ कोई एक गांव आ जाता है तो इस गांव में लोग भी बहुत सारे हैं। अब यदि यहाँ लोग बहुत सारे हैं तो क्या मैं इस कार को 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चला पाऊंगा? अब मैं इस कार को इस स्पीड पर नहीं चला सकता। क्यों? यदि ये स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है, जो कि हाईवे के लिए है। ठीक है, हम जनरली 70-80 किलोमीटर हाईवे पर रखते हैं स्पीड को। तो ये जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। तो यदि मैं इस गांव में से इस कार को निकालना चाहता हूं, इस गांव की जो रोड है उस पे से कार को निकालना चाहता हूं जहां की बहुत भीड़ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार की स्पीड को कम करना पड़ेगा। क्यों? यदि मैं इसी कार की स्पीड से चलता रहा तो थोड़ी देर बाद में यहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार की स्पीड को कम करना पड़ेगा। हमने मान लिया सपोज कि हमने 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास इस कार की स्पीड को कर दिया। अब जब स्पीड रिड्यूस हो गई, स्पीड कम हो गई, तो अब हम इजीली इस कार को, एक नॉर्मल पर्सन जो होगा वो इजीली इस कार को आसानी से ड्राइव करके निकाल के ले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कोई एक्सीडेंट होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। बात आई समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो आपकी कार चल रही थी उस कार की स्पीड को हमने कंट्रोल कर लिया हमारी इच्छा के अनुसार। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या था। कार की स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर, राइट। हम इस कार को चलाते रहे। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हमने क्या किया, इस कार की स्पीड को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? सबसे पहली चीज हुई क्या थी, हमारे ब्रेन ने और आंख ने क्या किया, उस चीज को देखा। हमारे दिमाग ने और आंख ने उस चीज को देखा कि भाई आपकी कार की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, और यदि आप इस कार की स्पीड से चलाते रहोगे तो यहाँ एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो हमारे ब्रेन ने एक सिग्नल जनरेट किया कि भाई आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि आपको स्पीड क्या करनी है, कम करनी है। मतलब इन दोनों स्पीड के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब जाके स्पीड कम करेंगे। यदि मान लो हमारी कार की स्पीड मान लो 30 किलोमीटर ही रहती तो हमें क्या कोई स्पीड कम करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इस स्पीड से मैं यहाँ से इजीली निकाल लेता, राइट।
तो हमारे ब्रेन ने क्या किया कि भाई इसने इन दोनों स्पीड को देखा कि वास्तव में तो स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में स्पीड जो है हकीकत में तो इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्या है, स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अब इसने जब देखा कि यहाँ एक स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है, तो इसने एक सिग्नल जनरेट किया। इसने सिग्नल किसको भेजा, इसने हाथ को और पैर को एक सिग्नल भेजा कि आप क्या कीजिए, ब्रेक से और क्लिच की हेल्प से उस स्पीड को कम कीजिए। क्यों, यदि स्पीड कम नहीं हुई तो एक्सीडेंट होगा। तो अब इस हाथ ने और पैर ने क्या किया, एक सिग्नल अप्लाई किया किसके ऊपर, जो हमने क्या किया, फिर पैर से ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से हमने उस स्पीड को कम कर दिया। बात आई समझ में। और जब स्पीड कम हो गई तो अब हमने क्या किया, इस कार को इजीली यहां से मूव करके ले गए। थोड़ी देर बाद में जब ये गांव पार हो गया तो अब फिर दोबारा से हम स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बात आई समझ में कि जब कार की स्पीड जो थी वो ज्यादा थी तो हमारे ब्रेन ने एक सिग्नल भेजा। सबसे पहले ब्रेन ने ऑब्जर्व किया इस चीज को, आंख ने और ब्रेन ने ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा कि भाई जो स्पीड है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यदि इसी डिफरेंस से चलती रही कार तो थोड़ी देर बाद में एक्सीडेंट होगा। तो इन्होंने एक सिग्नल भेजा किसके पास में, हाथ के पास और पैर के पास, कि आप क्या कीजिए, इस कार की स्पीड को कम कीजिए, और जब कम हो जाएगी स्पीड तब आप इस कार को यहां से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसने एक सिग्नल भेजा और वो सिग्नल जो था वो हाथ और पैर के पास गया। अब इस हाथ ने और पैर ने क्या किया, जो आपकी कार थी उस कार के क्लिच और ब्रेक की हेल्प से उस स्पीड को कम कर दिया। अब मान लीजिए स्पीड रिड्यूस होकर आ गई सपोज 30 किलोमीटर पर आवर पर। जब स्पीड कम हो गई तो अब हम इस कार को इजीली इस स्पीड से इस गांव से पार करके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो आपकी कार थी उस कार की स्पीड को कम कर दिया, तो ये कहलाया एक कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से हम बहुत सारे जनरल रूटीन एग्जांपल होते हैं जिनको हम बता सकते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। बात आई समझ में। इसके बाद में आता है कि इस कंट्रोल सिस्टम का वर्गीकरण हमने किस तरह से किया है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, हमने कंट्रोल सिस्टम का वर्गीकरण किस तरह से किया है। तो बहुत तरीके होते हैं हमारे पास करने के। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का देखते हैं हम, मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, ऐसे कंट्रोल सिस्टम, देखिए मैन मेड मतलब जो आदमी ने खुद ने बनाया, ऐसे कंट्रोल सिस्टम जिनको हमने खुद ने किसी फैक्ट्री में या किसी लेबोरेटरी में डिजाइन किया है, उन कंट्रोल सिस्टम को हम बोलते हैं मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। ऐसे कंट्रोल सिस्टम जिनको हमने खुद ने फैक्ट्री में या किसी लेबोरेटरी में डिजाइन किया है वो कहलाते हैं मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए आपके पास कोई एक रूम हीटर होता है, रूम हीटर क्या करेगा, जो कमरे का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेगा। रूम हीटर जो था, इस रूम हीटर को हमने लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में डिजाइन किया है, तो ये जो रूम हीटर हो गया, किस तरह का एग्जांपल हो गया, मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। ऐसे कंट्रोल सिस्टम, पहली चीज ये कंट्रोल सिस्टम होगा क्योंकि ये क्या करेगा, कमरे के जो टेम्परेचर उसको कंट्रोल करेगा। तो ये जो रूम हीटर हो गया ये कहलाया मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसको हमने खुद ने फैक्ट्री में या लेबोरेटरीज में डिजाइन किया, ये हो गया मैन मेड कंट्रोल सिस्टम। दूसरा आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, जो आदमी से रिलेटेड चीजें हैं वो। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम हो गए जिनको हमें ऊपर वाले ने खुद ने हमारी बॉडी के अंदर दिया है। राइट, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो कि हमने खुद ने फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में नहीं बनाया, जो कि गॉड गिफ्टेड है, हमको ऊपर वाले ने, भगवान ने हमारे अंदर शरीर के अंदर जो सिस्टम दिए हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, सांस आती है और जाती है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से, क्योंकि ना ही तो आपने किसी ने फैक्ट्री में बनाया ना लेबोरेटरीज में बनाया। ये जो मानव श्वसन तंत्र है, ये जब हम आए तब हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक था, तो ये हो गया मानव श्वसन तंत्र, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। क्यों होता क्या है, सांस ऑटोमेटिक आती है और जाती है।
ठीक है। अब ये जो सांस होती है वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सिस्टम हो गया एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, राइट। थर्ड यदि हम बात करें, एक होता है कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, जो कि मैनमेड और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम दोनों की कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। मैनमेड कंट्रोल सिस्टम और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, जैसे अ मैन ड्राइविंग अ कार, मतलब एक आदमी जो है वो एक कार को चला रहा है, एक आदमी एक कार को चला रहा है। तो ये जो सिस्टम हो गया कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम है। इसको डिस्कस करते हैं भाई, ये कंट्रोल सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम क्यों है। तो पहली चीज देखिए क्या हुआ, जब मैं कार को 70 किलोमीटर पर आवर, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम यही वाला, जब हम कार को 70 किलोमीटर पर आवर पर चला रहे थे तो हमारे दिमाग ने क्या देखा, हमारे दिमाग ने देखा कि दिमाग ने और ब्रेन ने क्या देखा और आंखों ने क्या देखा कि भाई यदि आप इसी स्पीड से चलाते रहे तो थोड़ी देर बाद में यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारी आंख ने और दिमाग ने क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया, राइट। उसने क्या देखा कि भाई आप क्या कीजिए कि स्पीड को कम कीजिए, आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि हमें स्पीड को कम रखना है। चूंकि स्पीड में डिफरेंस है तो इस वजह से हमारे दिमाग ने एक सिग्नल जनरेट किया। और ये जो दिमाग ने सिग्नल जनरेट किया तो ये किस तरह का सिस्टम हो गया, ये हो गया बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि जो ब्रेन है वो गॉड गिफ्टेड है, वो हमारे ऊपर वाले ने हमारी बॉडी के अंदर दिया है, तो ये गॉड गिफ्टेड चीज हो गई, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब क्या हुआ, जब ये ब्रेन ने एक सिग्नल जनरेट किया, इसने सिग्नल किसके पास भेजा, हाथ के पास और पैर के पास, कि भाई आपको क्या करना है, इस स्पीड को कम करना है। तो अब हाथ ने और पैर ने क्या किया, हाथ ने और पैर ने ब्रेक की और क्लच की हेल्प से उस स्पीड को कम डाउन कर दिया, ठीक है, कम कर दिया। तो अब हमने ये जो सिस्टम है किसके ऊपर, अब ब्रेक जो था और क्लच जो थे वो कहां बनाए, हमने फैक्ट्रीज में डिजाइन किए। तो ये किस तरह का सिस्टम हो गया, जो सिस्टम हमने फैक्ट्रीज में लैबोरेटरीज में डिजाइन किए वो हो गए मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। जो कार थी वो हमने फैक्ट्रीज के अंदर डिजाइन किए, तो ये हो गया मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। तो अब देखिए, जब एक आदमी कार को चला रहा है तो उसकी स्पीड का जो डिफरेंस था वो किसने, हमारे ब्रेन ने ऑब्जर्व किया, हमारे ब्रेन ने उस चीज को देखा कि इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये तो हो गया एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्लच और ब्रेक पर कंट्रोल किया, तो ये हो गया एक मैनमेड कंट्रोल सिस्टम। दोनों ही कॉम्बिनेशन, जब एक आदमी कार को चला रहा है दोनों ही चीजें काम आ रही है, तो ये जो सिस्टम हो गया, किस तरह का सिस्टम हो गया, एक कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। ये हो गया एक कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम, अ मैन ड्राइविंग अ कार। बात आई समझ में। इस तरह से जनरल 3 क्लासिफिकेशन होगा। इसके बाद एक मेजर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, वो होता है हमारा, जो कि हम पूरे कंट्रोल सिस्टम में भी देखेंगे, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, ये होता है एक और क्लासिफिकेशन। ओपन लूप सिस्टम तो क्या होता है और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जो कंट्रोल सिग्नल है उस कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कंट्रोल सिग्नल जो है ये आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है। ओपन लूप सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम जिनमें जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है, वो कहलाते हैं ओपन लूप सिस्टम। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक अंधा व्यक्ति है, ठीक है, अंधा व्यक्ति रोड क्रॉस कर रहा है। एक ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड मीनिंग हो गया अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द रोड,
एक अंधा व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, रोड को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग द रोड। तो ये जो सिस्टम है ये किस तरह का सिस्टम हो गया, ओपन लूप सिस्टम। क्यों, देखिए एक अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति यदि वो है तो क्या उसके पास आंखें हैं रोड पर ट्रैफिक को देखने के लिए? वो रोड पर ट्रैफिक को नहीं देख सकता कि रोड पर ट्रैफिक है या नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन तो क्या होगा, नॉर्मल पर्सन पहले रोड पर देखेगा ट्रैफिक है या नहीं है, यदि ट्रैफिक नहीं होगा तब जाके वो रोड को पार करेगा। लेकिन जो अंधा व्यक्ति है उसके नहीं पता, उसे नहीं देखा कि भाई यहाँ रोड पर ट्रैफिक है या नहीं है, उसको बस एक चीज पता है कि आपको इस रोड को क्रॉस करके जाना है, आपको यहां से यहां पहुंचना है। वो क्या करता रहेगा, वो खुद चलता रहेगा, ठीक है, और चलते चलते वो कहाँ, रोड को क्रॉस करना चाहेगा। तो ये जो ब्लाइंड पर्सन है ये जब रोड को पार कर रहा है तो इसे नहीं पता कि यहाँ ट्रैफिक होगा या नहीं होगा, ये अपने कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि हमें नहीं पता ट्रैफिक है या नहीं है, ठीक है। ब्लाइंड पर्सन को नहीं पता कि ट्रैफिक है या नहीं है, वो चलता रहेगा। तो जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट पर निर्भर नहीं कर रहा है, उसका क्या काम था, केवल उसका चलना काम था। आउटपुट क्या था कि भाई उसे पहुंचना है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि यहाँ ट्रैफिक है या नहीं है। तो ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, रोड ट्रैफिक लाइट। जब हम कार या बाइक चलाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। ये जो रोड ट्रैफिक लाइट होती हैं ये भी किस तरह का सिस्टम होता है, ओपन लूप सिस्टम। ये ओपन लूप सिस्टम किस तरह से होता है, ये देखो। मान लो आपके पास 3 तरह की लाइट होती है, एक तो ऑरेंज होती है, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है। हम रेड पर रुक जाते हैं, ग्रीन पर हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास ग्रीन लाइट होती है, सपोज 1 मिनट के लिए, मतलब 60 सेकंड के लिए ग्रीन लाइट रहती है, और रेड भी 60 सेकंड के लिए रहती है सपोज। अब हम ग्रीन लाइट जैसे ही होती है हम क्या करते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं। अभी कोई एक सिग्नल था, ट्रैफिक सिग्नल है, उस पर अभी रेड लाइट थी, सारे जो भी व्हीकल थे वो यहाँ रुके हुए थे। जैसे यहाँ रेड से ग्रीन हुआ, जैसे यहाँ रेड से ग्रीन हुआ, ये जो भी व्हीकल होंगे ये आगे मूव करना स्टार्ट करते रहेंगे और ये रोड को क्रॉस करके हुए आगे जाना चाहेंगे। सपोज कीजिए यहाँ जो ट्रैफिक था वो जैसे ये लाइट रेड से ग्रीन हुआ, ग्रीन होते ही ये जो ट्रैफिक है वो आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया, मूव होता गया और सारा ट्रैफिक आगे मूव हो गया। लेकिन ये जो सारा ट्रैफिक था वो उस सारे ट्रैफिक को जानने में 60 सेकंड नहीं लगे। मान लीजिए वो जो ट्रैफिक था वो स्टार्टिंग के जो 40 सेकंड थे, उस 40 सेकंड में ही ये क्या किया, जो पूरा ट्रैफिक था वो आगे मूव कर गया, ठीक है। अब यहां कोई भी ट्रैफिक नहीं बचा हुआ। स्टार्टिंग के भाई 60 सेकंड तक ये लाइट ग्रीन रहने वाला है, राइट। लेकिन ये जो ट्रैफिक था वो इतना था कि वो मात्र 40 सेकंड के अंदर ही पार हो गया, उसको 60 सेकंड इस रोड को क्रॉस करने में नहीं लगे। स्टार्टिंग के 40 सेकंड के अंदर ही रोड में इस यहाँ ये जो लाइट थी इस पर जो भी रश था, जो भी भीड़ थी, जो भी ट्रैफिक था, वो 40 सेकंड के अंदर ही बाहर चला गया, निकाल दिया, इस लाइट से निकल गया। तो बाकी बचा वो जो 20 सेकंड था, भाई ये जो लाइट है वो 60 सेकंड तक ग्रीन रहने वाली है, लेकिन अभी भी ये जो 20 सेकंड है, इस 20 सेकंड पर लाइट कौन सी ही रहेगी, ग्रीन ही रहेगी। क्या कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे ही ट्रैफिक चला गया तुरंत उसके बाद में ग्रीन लाइट हो जाए? नहीं, इसका एक हमने फिक्स टाइम कर दिया कि 60 सेकंड के लिए ग्रीन है तो वो 60 सेकंड के लिए ही ग्रीन रहेगा। आपके पास चाहे ट्रैफिक निकल जाता है या चाहे नहीं निकलता, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो स्टार्टिंग के 60 सेकंड तक ग्रीन है तो वो स्टार्टिंग के 60 सेकंड तक ग्रीन ही रहेगा। मान लीजिए 40 सेकंड के बाद में पूरा ट्रैफिक चला गया तो इसको ग्रीन से रेड हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो दूसरी साइड के ट्रैफिक होंगे वो भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगी, अभी भी जो बचे हुए 20 सेकंड है इस पर भी ग्रीन ही रहेगी। अब इसका ग्रीन रहना यहाँ कोई मतलब वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई ट्रैफिक ही नहीं है, जाएगा वो, ठीक है। जबकि यदि ये 20 सेकंड दूसरी लाइट्स पर एक्स्ट्रा मिल जाते तो वहां का ट्रैफिक निकल जाता, लेकिन ये अभी भी 20 सेकंड तक ग्रीन ही रहने वाला है, ये रेड नहीं होगा।
तो ये जो सिस्टम हुआ रोड ट्रैफिक लाइट जो है ये किस तरह का सिस्टम हो गया, एक ओपन लूप सिस्टम, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो सिग्नल है वो इस आउटपुट पर कितना रश है, यहाँ कितनी भीड़ है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये जो रोड ट्रैफिक लाइट है किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। सिमिलरली मान लीजिए रेड लाइट जो होगी वो अब कितनी देर बाद होगी, 60 सेकेंड के बाद में रेड लाइट होगी। मान लीजिए ये जो ट्रैफिक था वो 60 सेकंड तक, ग्रीन लाइट जो थी वो 60 सेकंड तक थी, लेकिन अब यहां जो ट्रैफिक है, मान लीजिए यहां और भी बहुत सारा ट्रैफिक है, यदि बहुत सारा ट्रैफिक है और वो 60 सेकंड के अंदर क्लियर नहीं हुआ, वो 60 सेकंड के अंदर क्लियर नहीं हुआ, उसको ज्यादा टाइम चाहिए क्लियर होने के लिए, मान लीजिए उसको सपोज 90 सेकंड्स चाहिए, 90 सेकंड के अंदर वो जो ट्रैफिक है वो पार होगा। तो क्या ऐसा होता है कि भाई 60 सेकंड से ज्यादा ही 90 सेकंड तक ग्रीन रह जाएगा, वो 90 सेकंड तक भी ग्रीन नहीं रहने वाला, वो 60 सेकंड टाइम फिक्स है, तो वो 60 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, 60 सेकंड तक ही ये क्या रहेगी, ग्रीन रहेगी, चाहे ट्रैफिक निकला है चाहे नहीं निकला है, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए था, तो भाई ज्यादा ट्रैफिक है तो इसको ग्रीन लाइट कर देनी चाहिए थी 90 सेकंड तक, लेकिन इस तरह से ये नहीं होता है, एक फिक्स टाइम है, उस टाइम तक ही रहेगा, चाहे ट्रैफिक ज्यादा है चाहे कम है, इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो रोड ट्रैफिक लाइट है ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं हम वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस तरह का सिस्टम है, ये ओपन लूप सिस्टम है। क्यों, क्या होता है वॉशिंग मशीन में, आपने मान लीजिए इसको 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए ऑपरेट किया, तो ये 10 या 15 मिनट्स ऑपरेट होने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। यहाँ इस वॉशिंग मशीन को नहीं पता कि कपड़े साफ हुए या नहीं हुए, जबकि वॉशिंग मशीन है तो क्या, वॉशिंग मशीन का काम क्या है, वो क्या करेगी, कपड़ों की धुलाई करेगी, कपड़ों को साफ करेगी। यदि मान लीजिए ये 10 मिनट्स के लिए ऑपरेट हुई, 10 मिनट में कपड़े साफ नहीं होते हैं, तो इसको और ज्यादा काम करना चाहिए था, और ज्यादा 15 मिनट तक 20 मिनट तक ऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 10 मिनट के बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता इस चीज को कि यहाँ कपड़े साफ हुए हैं या नहीं हुए, इसको 10 मिनट के बाद में बंद होना है, ये 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो इसका भी जो कंट्रोल सिस्टम है वो आउटपुट पर निर्भर नहीं किया। आउटपुट क्या हुआ, कपड़ों की धुलाई, ठीक है, उस पर निर्भर नहीं किया, इसको ऑपरेट होना था इतने टाइम के लिए, ऑपरेट हुई, बंद हो गई, ठीक है। तो ये जो सिस्टम हो गए किस तरह के सिस्टम हो गए, ओपन लूप सिस्टम। इसमें जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट पर निर्भर नहीं कर रहा है, राइट। एक दूसरा सिस्टम और होता है, वो होता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें जो कंट्रोल सिग्नल होता है ये आउटपुट पर निर्भर करता है। ये आउटपुट पर निर्भर करता है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था, अ मैन ड्राइविंग अ कार, ये किस तरह का सिस्टम हो गया, क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्योंकि ये जब कार चला रहा था तो इसने क्या देखा कि इसने कार भीड़ है तो इसने क्या किया, खुद की स्पीड को कम कर लिया, यदि भीड़ नहीं थी तो इसने क्या किया, खुद की स्पीड को इंक्रीज कर लिया। तो इसमें जो कंट्रोल सिग्नल है वो आउटपुट के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ये जो सिस्टम हो गए क्लोज्ड लूप सिस्टम, ये हो गए एक जो कंट्रोल सिग्नल है इसमें आउटपुट पर निर्भर करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। बात आई समझ में। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट पर निर्भर नहीं करता है कंट्रोल सिग्नल, जबकि जो क्लोज्ड लूप सिस्टम है उसमें आउटपुट पर निर्भर करता है। अ नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, एक सामान्य व्यक्ति है, ठीक है, जो देख भी सकता है और वो रोड को क्रॉस कर रहा है। अ नॉर्मल पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, एक सामान्य व्यक्ति और वो रोड को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये भी किस तरह का सिस्टम हो गया, एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसमें भी जो आउटपुट है वो कंट्रोल सिग्नल जो है वो आउटपुट पर निर्भर कर रहा है। तो ये जो सिस्टम होगा ये होगा एक ओपन लूप सिस्टम और एक
क्लोज्ड लूप सिस्टम। बात आई समझ में? अब हम इनके ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ इस कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम्स पढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो अब हम इनके ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं फॉर ओपन लूप सिस्टम और क्लोज्ड लूप सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम में मान लीजिए ये कोई सिस्टम होगा, इस सिस्टम को कोई एक ऑपरेट कर रहा होगा। मान लीजिए एक कंट्रोलर था जो कि क्या कर रहा होगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। और यहां इस पर अब आया एक इनपुट, यहां एक इनपुट दिया हुआ होगा और यहां एक आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। इस सिस्टम से हमें आउटपुट मिल रहा होगा और यहां हमने एक इनपुट दिया होगा कंट्रोलर पर, जिससे कि हमें आउटपुट मिल जाए उस सिस्टम पर जब हम अप्लाई करें। तो अब ये जो कंट्रोलर था, कंट्रोलर क्या करेगा, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कंट्रोलर ने क्या किया, एक कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया। ये कंट्रोल सिग्नल किसके ऊपर गया, सिस्टम के ऊपर गया और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। तो अब ये जो आउटपुट है, क्या ये आउटपुट इस कंट्रोल सिग्नल जो है, इस कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू इस आउटपुट के ऊपर निर्भर कर रही है? नहीं, इस आउटपुट की वैल्यू कंट्रोल सिग्नल पर निर्भर कर रही है, लेकिन जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी वैल्यू आउटपुट पर निर्भर नहीं कर रही। यहां हमने सिंपल एक इनपुट दिया, उस इनपुट के अकॉर्डिंग इस कंट्रोलर ने क्या किया, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर दिया और इस कंट्रोल सिग्नल को जब हमने सिस्टम पर अप्लाई किया तो हमें आउटपुट प्राप्त हो गया। तो यहां जो ओपन लूप सिस्टम है, इसमें कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू इस आउटपुट के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो ये हो गया एक ओपन लूप सिस्टम। जबकि जो दूसरा है क्लोज्ड लूप सिस्टम, उसमें क्या होता है, हमने एक एग्जांपल लिया कि जब एक बंदा कार को चला रहा है, उस एग्जांपल से हम समझते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम को। ये हो गया क्लोज्ड लूप सिस्टम। इसका हम एग्जांपल जो था, जब एक बंदा कार को चला रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि मान लीजिए ये एक इनपुट था और ये जो इनपुट है ये कंट्रोलर पर गया या यहां जो कार थी उस पर गया। कंट्रोलर था, उस कंट्रोलर ने, अब एक कंट्रोलर था यहां और इस कंट्रोलर से यहां जो कार थी, जो कि हमारा अब किसका काम कर रहा है, सिस्टम का काम कर रहा है, तो इसने क्या किया, एक आउटपुट जनरेट किया, राइट। और इस आउटपुट जो कंट्रोलर है, इसने क्या किया, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस कंट्रोल सिग्नल की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अब आउटपुट के ऊपर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो हम यहां एक दे देते हैं, आउटपुट से हम एक सिग्नल किसके पास दे देते हैं, यहां। ये जो सिग्नल है वो यहां एक कंपेयर होगा और उस कंपेयर होने के बाद में यहां एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट हुआ। कैसे, ये देखिए, मान लीजिए आपने एक कार थी, उस कार को हम चला रहे थे, तो हुआ क्या था, हमारी जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर। हमारी कार की स्पीड थी अभी राइट नाउ 70 किलोमीटर पर आवर। जो कि किसका काम कर रही है, अभी इनपुट का काम कर रही है। ये इनपुट हो गया। ये इनपुट यहां इस कंट्रोलर पर गया। अब यहां जो कंट्रोल है, इस कार को कंट्रोल कौन कर रहा था, इस कार को हमारे हाथ और पैर, क्योंकि क्लच और ब्रेक की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, इसकी स्पीड को कम कर पा रहे थे। तो लेग और जो हैंड थे वो किसका काम कर रहे थे, यहाँ इन्होंने कंट्रोल सिग्नल को जनरेट कर रहे थे। इन्होंने ब्रेक मारे, उससे यहाँ एक सिग्नल जनरेट हुआ। तो इसने किसका काम किया, एक कंट्रोल सिग्नल को जनरेट किया। और ये जब कंट्रोल सिस्टम इस कार के ऊपर आया, कंट्रोल सिग्नल जब ये कार के ऊपर आया, तो कार क्या हो गई, आपकी एक सिस्टम हो गई। क्योंकि कार पर जब ये कंट्रोल सिग्नल अप्लाई होगा तब जाके हमें आउटपुट मिलेगा। यही हो रहा था। अब क्या हुआ, हमारा जो ब्रेन था और आइज थी, उसने क्या देखा कि भाई जो आपकी स्पीड है वो अभी कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
जबकि हमें कार की स्पीड को कितना कम करना है, 30 किलोमीटर पर आवर तक कम करना है। तो हमारे ब्रेन ने क्या देखा कि भाई दोनों स्पीड में डिफरेंस है। जब इसने दोनों को कंपेयर किया, या यदि मान लीजिए ये 30 किलोमीटर पर आवर ही होती, तो क्या इस ब्रेन को कोई सिग्नल जनरेट करने की आवश्यकता थी? क्यों, इसको पता है कि 30 किलोमीटर पर आवर से मैं इस कार को यहाँ से मूव करके ले जा सकता हूँ। लेकिन अभी क्या था, जो कार की स्पीड है वो कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर। जब ये स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसने, ब्रेन ने क्या किया और आंख ने क्या किया, हमारी जो एक्चुअल में स्पीड है वो 70 किलोमीटर, जबकि हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमारा जो आउटपुट है और जो हमारी एक्चुअल स्पीड जो हमें चाहिए उसमें अंतर था। इसने जब इस स्पीड के अंतर को देखा, किसने, इस यहाँ ब्रेन ने या आइज ने, इन्होंने क्या किया, ब्रेन ने या आइज ने क्या किया, इस स्पीड को देखा, दोनों को इन्होंने कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद में इन्होंने क्या देखा कि यहाँ एक डिफरेंस है। और जब यहाँ एक डिफरेंस था, तो इस डिफरेंस के कारण यहाँ इस ब्रेन ने, ये क्या हो गया, ब्रेन या आइज, इसने क्या किया, यहाँ एक एरर सिग्नल जनरेट कर दिया। क्यों, यदि ये डिफरेंस नहीं होता तो ये कार ऑटोमेटिक चलती रहती। जब यहाँ एक एरर सिग्नल था, ये एरर सिग्नल अब किसके ऊपर गया, हाथ के पास में और पैर के पास में। क्यों, तब जाके यहाँ एक सिग्नल जनरेट होगा, किसके कारण, इस हाथ और पैर के कारण यहाँ एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। और इस कंट्रोल सिग्नल को जब हम कार पर अप्लाई करेंगे, कार के क्लच और ब्रेक पर जब हम अप्लाई करेंगे, तो अब जो हमारी स्पीड है वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन्होंने क्या देखा, ब्रेन ने और आइज ने क्या किया, यहाँ जो डिफरेंस था स्पीड का उसको डिटेक्ट किया। तो इसको हमने बोल दिया, ये हो गए एक एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर क्यों, इन्होंने दोनों को कंपेयर किया और यहाँ देखा कि जो स्पीड है उनमें डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस को इन्होंने बोल दिया कि यहाँ एक एरर है, और इसके कारण इसने एक एरर सिग्नल जनरेट कर दिया। एरर डिटेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं कंपेरेटर, क्योंकि ये क्या कर रही है, दोनों स्पीड्स को कंपेयर कर रही है। तो ये हो गया एरर डिटेक्टर या कंपेरेटर, जो कि कौन काम कर रहा है, ब्रेन या आइज जो है वो इसकी तरह काम कर रही है। फिर ये जो एरर डिटेक्टर था या ब्रेन या आइज जो थी, उसने एक सिग्नल जनरेट किया, वो किसके पास गया, एरर सिग्नल, जो कि किसके पास गया, लेग या हैंड के पास में, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, उस स्पीड को कम कर रहे हैं। तो इसको हमने बोल दिया कंट्रोलर, इसको हमने बोल दिया कंट्रोलर। ये कंट्रोलर ने एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया, हाथ ने और पैर ने ब्रेक मारे, तो उसके कारण जो कार की स्पीड है वो कम हो गई। तो ये कार की जो स्पीड है वो अब क्या हो गई, कम हो गई, और हमें आउटकम कितने मिलने लग गया, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या हुआ, यहाँ जो कंट्रोल सिग्नल है वो इस इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों को हमने कंपेयर किया और उसके अकॉर्डिंग अब हमने कंट्रोल सिग्नल कंट्रोलर ने जनरेट किया। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये जो पाथ होता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट से एक आउटकम ले रहे हैं और वो किसके पास भेज रहे हैं, इनपुट के पास। यहाँ दोनों कंपेयर हो रहे हैं कंपेरेटर पर, और फिर इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, और ये हो गया इसका एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसको यदि हम ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से बनाएं, तो ये हो गया, ये हो गया इनपुट, ये कौन हो गया, ये हो गया एक एरर डिटेक्टर या कंपेरेटर। यही हो रहा था, ये किसके पास गया, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर से यहां किसके पास गए, सिस्टम पर अप्लाई हुआ, और अब हमें मिला यहाँ आउटकम। ये जो आउटकम था, यहां से हमने एक इनपुट किसकी तरफ भेज दिया, फीडबैक, इसको हम बोल देते हैं फीडबैक। ठीक है, तो यहां से अब हमें, ये हो गया इसका एक पूरा ब्लॉक डायग्राम। इस कंट्रोलर का जो कंट्रोल सिग्नल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और ये हो गया इसका एक ब्लॉक डायग्राम। बात आई समझ में। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह से क्लासिफिकेशन और था, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज्ड लूप सिस्टम।
नेक्स्ट एक और तरह से हम इन सिस्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं, एक होता है टाइम वेरिंग सिस्टम, और एक होता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम का मीनिंग हो गया समय, और वेरी का मतलब होता है बदलना, ठीक है। यदि वेरिंग है मतलब समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं, और टाइम इनवेरिएंट है समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो टाइम वेरिएंट सिस्टम क्या होगा, मतलब ऐसे सिस्टम टाइम का मीनिंग हो गया समय, वेरिएंट का मतलब हो गया जो परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे सिस्टम जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो समय के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते हैं। ऐसे सिस्टम जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे सिस्टम जिसमें जो वेरिएबल हों वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये एक और तरह से क्लासिफिकेशन है टाइम वेरिएंट सिस्टम और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो क्या होता है, रेखीय सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम। और एक होते हैं अरेखीय सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम। एक और क्लासिफिकेशन है लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम, रेखीय सिस्टम या और अरेखीय सिस्टम। ये क्या होता है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। किसी सिस्टम को रेखीय सिस्टम होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से देख लेना। पहली कंडीशन क्या है, यदि एक सिस्टम लीनियर सिस्टम होगा तो पहली कंडीशन ये है कि वो जो सिस्टम है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता हो। ऐसा सिस्टम जो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता हो। इसके साथ साथ एक और सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं एक रूपता का सिद्धांत। इन दोनों का यदि सिस्टम पालन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम। बात आई समझ में। ऐसा सिस्टम जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत का भी और एक रूपता के सिद्धांत का, दोनों सिद्धांत का पालन कर रहा है, तो वो कहलाता है लीनियर सिस्टम या रेखीय सिस्टम। और यदि इनमें से किसी भी सिस्टम का पालन नहीं करता है, मान लो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन नहीं किया तो अरेखीय सिस्टम, एक रूपता के सिद्धांत का पालन नहीं किया तो भी अरेखीय सिस्टम, और यदि दोनों का ही पालन नहीं करता है तो भी अरेखीय सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम होने के लिए क्या कंडीशन है कि अध्यारोपण के सिद्धांत का और एक रूपता के सिद्धांत दोनों का पालन करना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो सिस्टम रेखीय सिस्टम है। अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा, अरेखीय सिस्टम। अब होते क्या है ये सिद्धांत, ये देखिए। मान लीजिए मैं पहला अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता हूं। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास f ऑफ x1 प्लस x2, इसकी जो वैल्यू है वो यदि f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सिस्टम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। बात आ रही है समझ में। यदि x1 x2 क्या है, सिस्टम ये वेरिएबल है,
कोई फंक्शन था आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ x है वेरिएबल, ठीक है, इस x के अकॉर्डिंग इस y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यदि उस फंक्शन में हम x के स्थान पर रख दिया x1, x के स्थान पर एक बार रख दिया x2 और तीसरी बार x के स्थान पर रख दिया x1 प्लस x2, तो हम और यदि ये वैल्यू बराबर आ जाती है तो इसको हम बोलेंगे कि ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, इसी तरह से होता है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता के सिद्धांत में क्या है, मान लीजिए इस फंक्शन था आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें हम क्या करें, इस x को किसी एक कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। कांस्टेंट की वैल्यू सपोज अल्फा हमने ले ली, इसकी वैल्यू 2, 4, 8 कुछ भी हो सकती है। यदि अब इस x को हम इस अल्फा से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए f ऑफ अल्फा x आ गया और इसकी वैल्यू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाती है। अल्फा को ये भी एक कांस्टेंट है, यदि इसके बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो एक रूपता के सिद्धांत का पालन करता है। और यदि कोई सिस्टम दोनों का ही पालन कर रहा है तो वो कहलाता है लीनियर सिस्टम, अदरवाइज सिस्टम हो जाएगा नॉन लीनियर सिस्टम। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझता हूं इस चीज को। मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हमें बताना है कि ये सिस्टम लीनियर सिस्टम है या नहीं है। तो वही दोनों चीजें हैं, सबसे पहले ये सुपरपोजिशन का अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, दूसरा ये एक रूपता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इसके अंदर पुट कर देते हैं। सपोज केस नंबर 1 हमने क्या किया, x के स्थान पर पुट कर दिया x1, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1, इक्वेशन नंबर 1। f ऑफ x1 इज इक्वल टू x1, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, अब हमने क्या किया, x के स्थान पर पुट कर दिया x2, ये आ जाएगा f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 3, x के स्थान पर पुट कर देते हैं अब x1 प्लस x2। हमें क्या करना था, f ऑफ x1 निकालना था, f ऑफ x1 निकाल लिया, f ऑफ x2 निकालना था, f ऑफ x2 निकाल लिया और f ऑफ x1 प्लस x2 निकालना था। अब हम f ऑफ x1 प्लस x2 निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, x के स्थान पर पुट कर दिया x1 प्लस x2, ये हो गया f ऑफ x1 प्लस x2। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, x के स्थान पर पुट किया हमने x1 प्लस x2, ये आ गया x1 प्लस x2। कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से इस x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं f ऑफ x1, x2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं f ऑफ x2, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। f ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर आ जाती है, मतलब ये संबंध होल्ड हो जाता है, ये संबंध सेटिस्फाई हो जाता है। यदि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन कर रहा है। बात आई समझ में। तो पहला केस तो हमने ये निकाल लिया कि ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन कर रहा है। दूसरा केस अब हम पता करते हैं कि क्या ये एक रूपता के सिद्धांत का भी पालन कर रहा है, क्योंकि दोनों पालन होंगे तभी हम बोलेंगे कि ये रेखीय सिस्टम है। रेखीय एक रूपता के लिए हम क्या करें, यहां हम क्या करते हैं, किसी भी x अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज आपने क्या किया, अल्फा ले लिया, सपोज 2, अल्फा की वैल्यू हमने ले ली 2। अब हम क्या करें, इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 2 और यहां वैल्यू पुट कर देते हैं f ऑफ, यहां हमने x को पुट किया 2x, मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा से 2x और यहां भी ये जो x है वो अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी कितना आ गया 2x। f ऑफ 2 हमने क्या लिया, अल्फा, ये आ गया अल्फा x इज इक्वल टू 2 क्या था, अल्फा। x को क्या हम लिख सकते हैं, f ऑफ x, ये आ गया f ऑफ x। मतलब f ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा इंटू f ऑफ x। तो ये हो गया कि भाई ये क्या कर रहा है, एक रूपता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो इसने सुपरपोजिशन के सिद्धांत का भी पालन किया और एक रूपता के सिद्धांत का भी पालन किया। तो ये जो सिस्टम है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक रेखीय सिस्टम है। बात आई समझ में, ठीक है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। अब हम बताते हैं कि ये एक रेखीय सिस्टम है या ये एक अरेखीय सिस्टम है। वही सबसे पहले हम पुट करते हैं केस नंबर 1, x के स्थान पर हमने पुट किया x1, या आ गया f ऑफ x1 इज इक्वल टू x के स्थान पर आ गया x1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2, x के स्थान पर हमने पुट किया x2, यह आ गया f ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 3 में x के स्थान पर क्या पुट कर देते हैं, x1 प्लस x2, ये पुट कर देते हैं। तो यहां देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x के स्थान पर हमने पुट किया x1 प्लस x2, और यहाँ x के स्थान पर पुट किया हमने x1 प्लस x2, और इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। इसको हमने ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर से, या गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2। x1 स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं f ऑफ x1, या जाए f ऑफ x1 प्लस x2 स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं f ऑफ x2 प्लस 2x1 x2, यही टर्म आई हमारे पास। यदि अब हम इसको हमारे सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत से कंपेयर करें तो ये क्या होता है, f ऑफ x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर होगी, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा। तो यहाँ देखिए f ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 के बराबर है, लेकिन एक टर्म यहाँ और ऐड हो रही है, दैट इज 2 इंटू x1 प्लस x1 इंटू x2। तो क्या इस समय ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करेगा, ये इस समय अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। और यदि ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा तो क्या ये एक रेखीय सिस्टम हो सकता है, ये एक रेखीय सिस्टम नहीं होगा। हम कोई भी एक कंडीशन यदि गलत हो जाती है, चाहे अध्यारोपण का सिद्धांत चाहे एकरूपता का सिद्धांत, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन गलत हो गई तो ये सिस्टम रेखीय सिस्टम नहीं रह पाएगा, या हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम रेखीय सिस्टम नहीं है। ये तो आ गया अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब हम इसको एकरूपता के सिद्धांत से भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली, सपोज 2। यदि हमने 2 लिया तो ये हो गया f ऑफ x कितना हो गया, अब 2x हो जाएगा, ये आ गया 2x, और ये x भी कितना हो जाएगा 2x, और ये हो गया इसका स्क्वायर, राइट। इसको हमने ओपन किया, ये आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। इसको हमने बोला f ऑफ 2 क्या हो गया अल्फा, दैट इज f ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू 4। क्या 4 अल्फा के बराबर है, नहीं, ये अल्फा नहीं है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको हमने बोल दिया f ऑफ x। तो अब देखिए वही इसको हम कंपेयर करते हैं हमारे एकरूपता के सिद्धांत से। एकरूपता का सिद्धांत क्या बोलता है कि f ऑफ अल्फा x की वैल्यू अल्फा इंटू f ऑफ x के बराबर होनी चाहिए। यहां देखिए f ऑफ अल्फा x की वैल्यू, क्या ये अल्फा था, ये अल्फा नहीं है, तो अल्फा इंटू f ऑफ x के बराबर नहीं हुई। तो अब ये क्या सिस्टम एकरूपता का सिद्धांत का पालन करेगा, ये एकरूपता के सिद्धांत का भी पालन नहीं कर रहा। तो ना तो ये अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन कर रहा, ना एकरूपता के सिद्धांत का पालन कर रहा। तो ये जो सिस्टम हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम बोलेंगे कि ये सिस्टम एक अरेखीय सिस्टम है। बात आई समझ में। तो इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन हैं, जो कंट्रोल सिस्टम है उसके क्लासिफिकेशन है। ये 6 तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है। जो पॉइंट नंबर 5 था क्लासिफिकेशन, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, और जो पॉइंट नंबर 6 है लीनियर सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने 2 पढ़े, एक तो लीनियर सिस्टम और एक नॉन लीनियर सिस्टम। इन चारों को मिलाकर हम 4 तरह से कंट्रोल सिस्टम के सिस्टम्स को डिजाइन कर सकते हैं। इन 4 से यदि मैं देखूं तो एक होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो लीनियर हो, एल का मीनिंग हो गया लीनियर मतलब रेखीय। टाइम इनवेरिएंट मतलब सिस्टम के जो पैरामीटर है उनकी वैल्यू समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, तो वो हो गया टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसको हमने बोल दिया LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है लीनियर
टाइम वेरिएंट सिस्टम। लीनियर तो है लेकिन टाइम, सॉरी दिस इज इनवेरिएंट सिस्टम, लेकिन ये क्या हो गया, टाइम वेरिएंट सिस्टम। सिमिलरली मान लीजिए सिस्टम अब क्या हो गया, नॉन लीनियर, लेकिन टाइम इनवेरिएंट। नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। और एक और क्लासिफिकेशन कर दिया हमने इसका, नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो इस तरह से जो ये चार तरह के टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट के अकॉर्डिंग और लीनियर नॉन लीनियर के अकॉर्डिंग हमने इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो पूरी कंट्रोल सिस्टम है, इस पूरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम सिस्टम पढ़ते हैं LTI सिस्टम, दैट इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इस पूरी कंट्रोल सिस्टम के अंदर हम इस पूरे LTI सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।